अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है या मैकेनिकल एनर्जी कब चेंज नहीं हो रही है या मैकेनिकल एनर्जी कब कांस्टेंट रह रही है। तो आज इस प्रिंसिपल पे हमने बात करनी है। पहले इस चीज को पढ़ने के लिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी एक सिस्टम की वो एनर्जी होती है, इट इज एक्चुअली द समेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। मतलब कि व्हेन यू टेक द समेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, द टोटल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इसमें काइनेटिक एनर्जी का भी पार्ट है और पोटेंशियल एनर्जी का भी पार्ट है। जब इन दोनों को पोटेंशियल एनर्जी को मिला देते हैं एक बॉडी में जो आई है, उसको हम उस बॉडी की या उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि मैकेनिकल एनर्जी, ये जो प्रिंसिपल यहां पर है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जैसा कि आप नाम ही देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो हमने ये देखना है कि ये मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज नहीं हो रही, इनका समेशन कब चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चीज हमने पढ़ना है। तो बट ये चीज पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है आपने तो ये चीज पढ़ लिया है इससे पहले वाले लेक्चर में, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं पढ़ा सुना है तो आपको मैं पहले रिकमेंड करता हूं कि ये लेक्चर देखने से पहले आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के जो लेक्चर्स है वो देखिएगा, उसके बाद यहां आ जाइए। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, आपको पता है कि एक बॉडी में या एक सिस्टम में तब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती जब तक उस पर जो फोर्स वर्क ना कर रहा हो, और वो कौन सा फोर्स ना हो, वो कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। तो इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचना गलत है जब तक उस बॉडी पे एक कौन सा फोर्स एक्ट ना करे, कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ना करे। समझ में आ रहा है? तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के बगैर डिफाइन नहीं किया जा सकता तो हाउ कैन यू डिफाइन द मैकेनिकल एनर्जी? सीधी सी बात है। अब आप बोलेंगे कि सर चलो ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में भी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात होगी, पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बोलते हैं आप? देखो, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करो, बॉडी में काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाती है। बट एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी तब तक चेंज नहीं हो जाएगी जब तक वो कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फोर्सेस व्हिच आर गोइंग टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर ये कंजर्वेटिव फोर्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जब तक ना आएगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा, और जब तक पोटेंशियल एनर्जी ना होगी तब तक आप मैकेनिकल एनर्जी के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब आप बोलेंगे यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, पर यहां तो नहीं आएगा ना, तो खत्म बात, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं चलेगा। अब आप बोलेंगे कि सर कंजर्वेटिव फोर्स ने मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी चेंज करी, तो इसका मतलब कि उसने पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करी होगी। ये रही बात। अब तो इसका मतलब यह है कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जब आपने पढ़ना है तो आपने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में एक्चुअली पढ़ना है। ये चीज याद रखिएगा, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड विदाउट कंजर्वेटिव फोर्स। सही बात है। इस प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए, इसको इलस्ट्रेट या इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहां पर जो है मोशन लेता हूं वो मैं 1D लेता हूं। क्यों मैं 1 डायमेंशन मोशन लेता हूं? क्योंकि ये बहुत सिंपल हो जाए। टू मेक इट मोर सिंपलर, इसको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर जो मैं इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं वो मैं किस मोशन, कौन सी मोशन लूंगा यहां पर? 1 डायमेंशनल मोशन। सो यहां पर मैं 1D मोशन को कंसिडर कर रहा हूं, 1D मोशन को कंसिडर कर रहा हूं। सर मोशन क्यों? काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी ना उसके बगैर जब तक बॉडी मूव ना हो जाए। तो आपको पता है कि चलो मेरे पास एक बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है कंजर्वेटिव फोर्स Fc। सो अ बॉडी ऑफ मास m इज सब्जेक्ट टू द कंजर्वेटिव फोर्स Fc। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। एंड सपोज द बॉडी गॉट डिस्प्लेस्ड, ये जो बॉडी है ये डिस्प्लेस हो गई कितनी? डेल्टा x। हाउ मच? डेल्टा x।
पर इस पे कौन फोर्स वर्क कर रहा था? कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि मैंने बोला कि कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्यों बोल रहे हैं यहां पर, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इंक्लूड द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है कंजर्वेटिव फोर्स के बगैर। तो जब एक कंजर्वेटिव फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा है और बॉडी डिस्प्लेस हो गई डेल्टा एक्स, तो इस कंजर्वेटिव फोर्स ने कुछ वर्क करी होगी। बताओ क्या इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई? बिल्कुल, बॉडी मोशन में आ गई, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। तो वो कौन बता देगा? वो वर्क एनर्जी थ्योरम बता देगा। सो एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, वो क्या बोलती है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है? वो बोलता है कि द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। एक बॉडी पे देखो कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, उन सारे वर्क को ऐड करिएगा, दैट विल बी इक्वल टू सिंपली द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। पर यहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई? बिल्कुल हुई, बॉडी रेस्ट में थी, मोशन में आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी गॉट चेंज। किसने कराई? इस कंजर्वेटिव फोर्स ने। क्या कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क करी? बिल्कुल करी वर्क। सो इसका मतलब यह है, एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम वो क्या बोलता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। यहां पर तो बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। So delta K comes out to be, change in kinetic energy comes out to be WC, work done by the conservative force। बताओ कंजर्वेटिव फोर्स ने कितनी वर्क करी यहां पर? सर सिंपली FC लग रहा है, FC डेल्टा एक्स, क्योंकि मैं एक ही पाथ में ले रहा हूं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड भी मैंने कांस्टेंट रखा ताकि ये सिंपल हो जाए। आप इसको वेरी भी कर सकते हैं, फिर से रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। मैं मोर सिंपल इसको बना रहा हूं। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? FC, बट ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही? इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन किसके बराबर निकलेगा? सिंपली FC डेल्टा एक्स। वो किसके बराबर निकला? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। तो इसका नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सही बात है। तो इस कंजर्वेटिव फोर्स ने जितनी वर्क करी उतनी इसने इसकी चेंज काइनेटिक एनर्जी कर दी, एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम। बट आपको पता है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाती है। सही बात है कि नहीं? अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक बॉडी पे वर्क करेगा और आप बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, ये नाइंसाफी होगी फिजिक्स के साथ, और ये एक पूरा तमाचा पड़ेगा इस पे। ताकि ये चीज क्लियर करने के लिए आपको पता है कि जब भी एक बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। तो वहां पर आपको क्या पता है कि एज पर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन अगर आपको याद होगी तो क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी? तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। या हम ये कह सकते हैं कि आपको मैंने बताया था कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द negative of the decrease in the potential energy of the system, or delta U, change in the potential energy of the system is equal to the negative of the work done by the conservative force। ये चीज मैंने बताया था आपको पिछले वाले लेक्चर्स में, तो वहां देखिएगा। सो एज पर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बता पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसी होती है? ये ऐसी होती है डिफाइन, change in the potential energy is equivalent to the negative of the work done by the conservative force। सही बात है। मुझे लग रहा है कि इससे आगे आपको नहीं दिखेगा, मैं यहां पर लिखूंगा। सो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव। इस नेगेटिव को यहां लेके आते हैं, यहां कोई मसला नहीं है कि ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहां से जो डेल्टा यू निकलेगा, माइनस डेल्टा यू, वो किसके बराबर निकलेगा? WC, बिकॉज नेगेटिव हैज बीन टेकन दिस साइड। सो माइनस डेल्टा यू क्या है? जरा इसका नाम ये डिफाइन कर लो। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो किसके बराबर निकला? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो किसके बराबर है? FC डेल्टा एक्स। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन सेकंड। सो दिस इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। इक्वेशन फर्स्ट इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब यह है कि कंजर्वेटिव फोर्स ने जितनी वर्क करी होगी वो डेल्टा के बराबर है, कंजर्वेटिव फोर्स ने जितनी वर्क करी है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट डू वी इंप्लाई? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या? FC डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, FC डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा के। तो इसका मतलब कि डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू।
अरे यही इसके बराबर, और जिसके बराबर ये है उसी के बराबर ये है, तो इसका मतलब कि डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इसको इधर लेके आओ, सो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू कम्स आउट टू बी जीरो। सही बात है, माइनस इधर आ गया, प्लस बन गया, उधर कुछ नहीं बचा, जीरो। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई उतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर ये इंक्रीज हो गई वो डिक्रीज हो गई, अगर ये इंक्रीज हो गई तो ये वाला डिक्रीज हो गया। सो डेल्टा के प्लस यू इज इक्विवेलेंट टू जीरो। बट ये तो मैंने अभी बोला आपको कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। सो डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, कम्स आउट टू बी जीरो, वेयर ई इज इक्विवेलेंट टू के प्लस यू। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी किसके, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बताओ इस चीज का मतलब क्या है, चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, जीरो है ना, मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि जब मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आर यू गेटिंग मी? सो मैकेनिकल एनर्जी एक सिस्टम की कब कांस्टेंट रहती है? बताओ यहां पर किसने वर्क करी थी, कंजर्वेटिव फोर्स ने। तो इसका मतलब यह है कि ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि मैकेनिकल एनर्जी तब कंजर्व रहती है, तब कांस्टेंट रहती है, जब एक सिस्टम पे जो वर्क करे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो। वो कौन सा फोर्स हो? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इट लीड्स टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल एज, तो स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज कंजर्व्ड। वो चेंज नहीं होती है। कब चेंज नहीं होती है? जब उस सिस्टम पे जो वर्क करे वो सारे के सारे फोर्सेस कौन से फोर्सेस होने चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो ये चीज याद रखिएगा, कंजर्वेटिव इज हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, वो चेंज नहीं होती है इफ द फोर्सेस doing work on it are conservative. This is the statement of the conservation of the mechanical energy. यहां से हम ये चीज भी तो इंप्लाई कर सकते हैं कि अगर E कांस्टेंट रह रहा है तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आए है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू आए है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? के एफ प्लस यू एफ। आर यू गेटिंग मी? Kinetic energy, the sum of the initial kinetic energy and the initial potential energy is equivalent to the sum of the final kinetic energy and the final potential energy, because sum लेना है वही मैकेनिकल एनर्जी होता है। अगर आप इस चीज को गौर से देखेंगे, यहां से हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जब एक बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है ना, वो एक तरफ से उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, दूसरी तरफ से उसको वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। इसका मतलब यह है कि जितनी वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा उसकी, उतने अमाउंट से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, या जितने अमाउंट से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी उतने अमाउंट से उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। दिस लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और मेरे लिए मुझे लगता है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मोटे मोटे तौर पे जो बोलता है वो ये बोलता है कि इट इज द काइनेटिक एनर्जी विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज द पोटेंशियल एनर्जी विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड to potential energy or potential energy is converted to kinetic energy if the forces doing work on them are conservative। जब ये फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तब जाके काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है पोटेंशियल में, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है काइनेटिक एनर्जी में। जितनी वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा उसका, उतनी अमाउंट से उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इस प्रिंसिपल को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। चलो, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मोर कंक्रीट करने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। पर आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी तब होती है, तब कंजर्व रहती है जब फोर्सेस कौन से हो? कंजर्वेटिव फोर्सेस, जब वही वर्क करेंगे। तो आपको पता है कि इससे पहले मैंने ये भी प्रूव करके दे दिया है आपको कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर मैंने एक क्लिप बनाया है, इसके ऊपर मैंने एक बॉडी रखी है, ये बॉडी रखी है। सपोज इसका मास है m, ठीक है, इसका मास कितना है? स्मॉल m। तो इसको मैं छोड़ रहा हूं। तो यहां पर दो चीजें हैं।
फिजिक्स में दो चीजें होती है, एक होता है छोड़ना और दूसरा चीज होता है प्रोजेक्ट करना। अगर मैं इसको ऐसे धक्का देता तो इसका मतलब कि जो मैंने पहले वेलोसिटी दे दी वो नॉन जीरो है, कुछ तो वेलोसिटी दे दी है। दूसरा मतलब यह है कि छोड़ना, आपने बस अभी इसको होल्ड करके रखा था, अब छोड़ दिया, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, आपने इसको कोई वेलोसिटी नहीं दे दी। तो इसको मैं वही चीज कर रहा हूं, इसको मैं यहां पर छोड़ रहा हूं। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी एट दिस, और इस क्लिप की जो हाइट है वो है कैपिटल एच। बताओ, ये मेरे पास एक पॉइंट ए होगा, ये मेरे पास, चलो ये मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं बी पॉइंट, और यहां पर ये जो है इसको मैं सी पॉइंट लेता हूं। ए पॉइंट इज ऑन द क्लिफ and B point is anywhere between the cliff, height of the cliff या top of the cliff and the ground, और जो C point है it is on the ground। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स पे इसको मैंने जब छोड़ा, मतलब कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी, U कितनी है, इसको 0 छोड़ा, मतलब कि फ्रीली फॉल हो रहा है। इसको जब मैंने छोड़ा तो इसको किसने नीचे की तरफ खींचा, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। चलो हम मानते हैं कि इस पे बस ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, जो विस्कस फोर्स लग रहा है एयर की वजह से उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, 1D लीनियर मोशन, सही बात है। और नीचे की तरफ कौन खींच रहा है इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर वर्क कर रहा है इस पे, हाँ बिल्कुल कर रहा है। अब हमने वही देखना है कि यहां पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए वो हमने निकाला है, मतलब कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, ये हमने तीनों कैलकुलेट करने हैं। अगर ये तीनों जगह सेम निकलते हैं तो इससे हमें यह पता चला कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये होल्ड करता है तभी जब फोर्सेस कंजर्वेटिव हो। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये बोलता है कि total mechanical energy of the system remains conserved at each and every point throughout the path। throughout the path ये कंजर्व रहता है, मगर फोर्सेस कंजर्व्ड फोर्सेस होने चाहिए। तो यहां पर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिया, वो इसको अब इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा है। बताओ जब ये बॉल ए पॉइंट पे थी, बताओ इसके पास कौन सी एनर्जी थी। आपको पता था और आपको ये पता है कि जब ये बॉल ए पॉइंट पे थी तो उस टाइम इसको कोई मोशन नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी, यहां पर मैं ई ए लिखता हूं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए वो किसके बराबर होगा, ई मीनस मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यही होगा। बता, पहले हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। बता काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसको यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0, व्हेन वेलोसिटी इज 0 काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज 0। बता पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बताओ इसको यहां तक लेने में आपको कितनी वर्क लगी होगी। जितनी वर्क लगी होगी वही तो कंजर्वेटिव, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो किसके वर्क के अगेंस्ट हो रही है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। तो बता यहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो इससे पहले लेक्चर में भी मैंने कैलकुलेट किया था, mg कैपिटल H, mg कैपिटल H, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए किसके बराबर निकली, 0 प्लस mgh, इट इज इक्वल टू mg, याद रखना कैपिटल H। इसको पैक कर लो, आगे काम आ जाएगा। चलो अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस कौन सा लेते हैं कि जब ये बॉडी कहां पहुंच जाए, सी पॉइंट थी, सी पॉइंट तक जब ये पहुंच जाए तो वहां पर देखेंगे। बी पॉइंट पे क्यों नहीं मैं ले रहा हूं अभी, बाद में बता दूंगा। तो पोटेंशियल टोटल मैकेनिकल एट एनर्जी एट पॉइंट सी किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। बता काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी किसके बराबर होगा, बॉल आई ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, जब ये सी को हिट करेगी, ये किसी वेलोसिटी के साथ हिट करेगी, तो सपोज दैट वेलोसिटी इज वी सी। तो इसका मतलब यह है कि व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड it hits with some velocity, when it hits with some velocity it has some kinetic energy। कितनी होगी, 1/2 m vc square, where vc is the velocity with which it strikes the ground। सही बात है, क्योंकि ग्राउंड को ये स्ट्राइक कर रही है। तो एट पॉइंट सी वेलोसिटी इज सी प्लस, बता पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, जब ये यहां पहुंची, चलो ये इस ग्राउंड को मैं मानता हूं कि ये 0 हाइट पे है,
जीरो हाइट पे, और जब ये क्लिफ है ये एट हाइट एच है। बता यहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको, एम जी एच के बदले क्या देंगे, ये कितने हाइट पे है, जीरो हाइट पे, तो इसको मैं रेफरेंस लेवल मानता हूं ग्राउंड को, तो एच जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली, जीरो। सही बात। बताओ मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी किसके बराबर निकली, 1/2 एम वी सी स्क्वायर, 1/2 एम वीसी स्क्वायर। इस वीसी को निकालेंगे हम, ये वेलोसिटी एट पॉइंट सी, जिस वेलोसिटी के साथ यहां ये स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को, ये वेलोसिटी देखेंगे ये किसके बराबर निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वन डायमेंशनल मोशन है, और इतना ही नहीं आपको ये भी पता है कि जो जी है एक्सेलरेशन वो तो कांस्टेंट है। आपने पढ़ा होगा किनेमैटिक्स में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को यहां यूज करिएगा, यू विल गेट द वीसी। आपको पता है कि यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन इस वीसी को मैं निकाल रहा हूं, तो वो क्या बोल रहा है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। ये इक्वेशन तब यूज होती है जब आपके पास लीनियर मोशन हो और मोशन भी कैसी हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। समझ में आ रहा है, दैट इज वाई किनेमैटिक्स में ये चीज आपने पढ़ा होगा। बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या है जब ये यहां से यहां तक गिरा, वी एफ, तो वी एफ स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था, जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी थी, जी, माइनस जी लिखना था, पर चलो मैं जी लिखता हूं, सर माइनस जी ही लिखे, नहीं एस जो है हाइट जो है वो भी माइनस एच है, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो कोई बोलेगा कि यहां माइनस जी लिखना था, कोई मसला नहीं है। बट जब ए के बदले एक्सेलरेशन के बदले में माइनस जी लिखता हूं, क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरह एक्ट ये डायरेक्ट कर रही है, पर डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रही है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस, वो भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ये यहां से यहां तक, एच। बताओ वी एफ स्क्वायर किसके बराबर निकला, 2g कैपिटल H। इसको यहां पुट करिएगा, तो इस चीज को आप पुट करिएगा इस इक्वेशन में, आप देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी किसके बराबर निकलेगा, आई थिंक इट इज 1/2 एम वीसी स्क्वायर, सॉरी वीसी वही तो फाइनल है ना, ये मैंने यहां एफ क्यों लिखा, ये सी ही है, एफ मीन फाइनल, और फाइनल यहां पर पॉइंट सी है, तो व्हाट इज वीसी स्क्वायर, it comes out to be 2g capital H. I think 2 and 2 gone. So total mechanical energy at point C comes out to be mgh. बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए किसके बराबर था, mgh, पर वो क्या थी, वो तो पोटेंशियल एनर्जी थी वहां पर। बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी यानी कि किसके बराबर निकली, 1/2 mv स्क्वायर, वो तो काइनेटिक एनर्जी थी, पर वो किसके बराबर निकली, mgh। तो इसका मतलब ये है कि जितना इसको यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी चेंज हो गई है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहां पर mgh के बराबर निकली। और ये भी बताइए टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर निकली, mgh। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी mgh। क्या यहां पर भी वही है, क्या यहां पर भी वही है, क्या मैकेनिकल एनर्जी चेंज हुई है, नहीं चेंज हुई है, फिर क्या चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली चेंज हुई है, काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली चेंज हुई है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी गॉट चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहां पर काइनेटिक एनर्जी mgh है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब कि दे गॉट इंटरचेंज्ड। दिस हैपेंस एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आप बोलेंगे कि सर ये चीज तो पता थी, बी पॉइंट पे भी क्लियर कर लो कि वहां पर भी mgh ही निकलना चाहिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सही बात है, अब उस चीज को देख लेते हैं। मैं यहां पर तीसरा केस लेता हूं, वो कौन सा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट कहां पे, बी पे, किसके बराबर निकलेगा, इस पॉइंट पे, वो होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। आपको पता है कि बॉल वहां से नीचे की तरफ आ रही है, जब वो यहां पहुंची सो इट हैज सम वेलोसिटी, चलो उस वेलोसिटी का नाम रखेंगे वीबी, यहां तो वीसी थी, और ये कुछ हाइट पे है, चलो वो जो हाइट है, चलो ग्राउंड से जितनी हाइट पे बी पॉइंट है, चलो वो हम एच मानते हैं, स्मॉल एच। बता यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, फिर अगर ये पूरा एच है तो सपोज ये जो बी पॉइंट है ये किस हाइट पे है, स्मॉल एच पे, तो ये निकलेगा एच माइनस एच, तो वो ये निकलेगा, सो इट इज कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। आर गेटिंग मी? चलो बताओ
टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी किसके बराबर निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल है, बॉडी मोशन में है। 1/2 m बता वेलोसिटी कितनी है बी पे? वी डोंट नो, दैट इज व्हाई वी राइट वीबी स्क्वायर प्लस बता पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल है क्योंकि ये h हाइट पे है, सो m g, मगर यहां कैपिटल H नहीं आएगा, स्मॉल h। सही बात है कि नहीं? चलो हम इस वीबी को निकाल लेते हैं। यहां पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी है? तो आपको पता है कि लीनियर वन डायमेंशनल मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज हो जाएंगी। तो ये निकली टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। पर आपको पता है कि यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी पहले केस में कितनी निकली थी? एम स्मॉल है, ओह शिट, एम जी कैपिटल एच, और नीचे वाले केस में क्या निकला था? एम जी कैपिटल एच। तो बीच में भी वही निकलना चाहिए, तब जाके हमें यह पता चला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड होता है जब फोर्स कंजर्वेटिव हो। चलो यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन बताओ। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू ICS। बताओ यहां पर, यहां से यहां तक हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या है? vb स्क्वायर माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू ice, एक्सेलरेशन कितनी है? g है। s बताओ कितने डिस्प्लेसमेंट करी यहां से यहां तक? h माइनस h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। सो vb स्क्वायर comes out to be 2g कैपिटल H माइनस 2g स्मॉल h। एम आई राइट? तो इसका वैल्यू यहां पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। तो वीबी स्क्वायर किसके बराबर निकला? 2g कैपिटल H माइनस 2g स्मॉल h। इस चीज को यहां पुट करिएगा तो हमें क्या निकलेगा? देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी कम्स आउट टू बी 1/2 m वीबी स्क्वायर के बदले लिखेंगे 2gh माइनस 2gh, स्मॉल h है इसलिए धीरे बोला मैं, प्लस mgh। एम आई राइट? चलो इस चीज को इवाल्युएट कर लो। सो EB कम्स आउट टू बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 and 2 गॉन, इट इज mg कैपिटल H, 2 and 2 गॉन, mg स्मॉल h, बट माइनस mg स्मॉल h, और क्या है? प्लस mgh, minus mgh and plus mgh gone. What do we get? Total mechanical energy at point B is again mgh capital H। तो यहां पर भी कितनी निकली टोटल मैकेनिकल एनर्जी? mgh। तो A पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh है, B पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh है, और C पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh है। ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को। आपको समझ में आया ये सब चीजें? तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।